राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स लेट्स लर्न टुगेदर में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो। तो आज इस सीरीज़ का हमारा चौथा वीडियो है, यानी कि चौथा चैप्टर यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका नाम है भाज्य अभाज्य संख्याएं तथा लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। इससे पहले हम 3 क्लासेस करा चुके हैं, जिसमें पहला था संख्या का ज्ञान और दूसरा था गुणा एवं भिन्न पर आधारित संख्याओं का गुणा और भाग जोड़ घटाना। फिर उसके बाद में है दशमलव अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्त। अगला चैप्टर हमारा चौथा ये है भाज्य अभाज्य संख्याएं एवं लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक, जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट था कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना दें। तो आइए हम अपना चैप्टर आज का शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है अभाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वो संख्या जो केवल सिर्फ 2 ही अंकों से कटे। वो 2 अंक कौन कौन से हों? एक तो 1 हो और एक वह स्वयं हो, इसके सिवाय उसका कोई और विभाजक ना हो। समझ में आ गया? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं होती है, इसके सिवाय उसका कोई और विभाजक नहीं होता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब जो संख्याएं हैं ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 सिर्फ 1 से ही कटेगा, 2 1 और 2 से ही कटेगा, 3 1 और 3 से ही कटेगा, इसके सिवाय और किसी से नहीं कटेगा। 5 1 और 5 से ही कटेगा और 7 1 और 7 से ही कटेगा। 11 1 और 11 से ही कटेगा। तो ये सब हमारी संख्याएं जो हैं ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट हमारा है भाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट हो गया अब कि अगर अभाज्य संख्या में केवल उसके 2 विभाजक होते हैं तो भाज्य संख्या में 2 से अधिक विभाजक होंगे। तो आइए इसे हम देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 के 1 2 3 व 6 से पूर्ण विभाजित हो जाता है, तो इसके कई विभाजक हो गए, तो ये क्या हो गया? एक भाज्य संख्या हो गया। 4 के 1 से भी कट रहा है 4, 2 से भी कट रहा है 6 और 4 से भी कट रहा है, यानी कि इसके भी कई विभाजक हो गए, 3 विभाजक हो गए 4 के, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या हो गया। 6 के भी 3 विभाजक हैं, 1 2 3 और 6 खुद हो गया, 4 विभाजक हो गए, तो 6 भी हमारा कितना हो गया? भाज्य संख्या हो गया। आइए हम कुछ संख्याएं देख लेते हैं 2 से लेकर के 100 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं। ये गलती से भाज्य संख्या टाइप हो गया है, ये अभाज्य रहेगा। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 53 59 61 71 73 79 83 89 तथा 97 हैं। ये सारी संख्याएं 2 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। आइए हमारा अगला पॉइंट है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं।
तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा और समापवर्तक यानी कि जो सारी संख्याओं का अपने अंदर समाहित कर ले दिया हुआ। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। आइए हम गुणनखंड विधि देखते हैं कि इसे हम कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से। तो इस विधि में पहले दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उसको अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही हमारा अभीष्ट लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, संख्या 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 पे 3 की घात हो गया। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 पे पावर 1। 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 यानी कि 2 का घात 2 और 5 का घात 1। अब इसका हम एलसीएम निकालने के लिए 2 की सबसे बड़ी घात ले लेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात ले लेंगे और 5 की सबसे बड़ी घात ले लेंगे। चूँकि 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 है और 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसका हम गुणा कर देंगे। 2 पे 3 की घात यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। 3 पे 1 की घात यानी गुणे 3 हो जाएगा और 5 पे 1 की घात यानी कि गुणे 5 हो जाएगा। और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 120 हो जाएगा। अतः 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक 120 आएगा। इसी विधि को गुणनखंड विधि कहते हैं। तो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने आ गया होगा। तो आइए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो भाग विधि से एलसीएम निकालते समय हम सबसे पहले सभी संख्याओं को कामा लगाकर पंक्तिबद्ध कर लेते हैं, जैसा कि आपको नीचे दिख भी रहा होगा, तथा बारी बारी से 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि जिस संख्या से वो संख्याएं कटेंगी भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग नहीं जाए तो उसे ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, यानी कि अगर कोई संख्या नहीं कट रही है किसी संख्या से तो उसको वैसे ही उतार देंगे। फिर उसके बाद अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। अगर वह किसी और संख्या से कट रहा है तो वो उसी संख्या से भाग देंगे और अगर नहीं कटेगा तो उसे स्वयं से ही भाग दे देंगे। फिर जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तभी सभी भाजकों का आपस में गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लघुत्तम समापवर्तक होता है। जैसे एक संख्या है 12, 15 और 18, इसका हमें लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले 12, 15, 18 क्रमबद्ध तरीके से लिख लेंगे। फिर 2 से हम सबसे पहले भाग देते हैं, तो 2 से 6 बार में 12 चला जाएगा। 15 नहीं कटेगा 2 से, तो 15 को हम वैसे ही उतार देंगे और 2 से 9 बार में 18 चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में 6 चला जाएगा, 15 फिर वैसे ही उतार देंगे और 9 फिर वैसे उतार देंगे, क्योंकि 9 2 से नहीं कटेगा। अब इसका हम भाजक देखते हैं कि ये 3 से कट सकता है, तो हम 3 से जब काटेंगे तो 3 से 1 बार में 3 चला जाएगा, 3 से 5 बार में 15 चला जाएगा और 3 से 3 बार में 9 चला जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 वैसे ही उतार देंगे, फिर 3 से 5 कटेगा नहीं तो 5 को भी वैसे उतार देंगे और 3 से 1 बार में 3 चला जाएगा। फिर 5 से हमारा 5 कट जाएगा तो सब 1 आ जाएगा। अतः इसका एलसीएम निकालने के लिए अब जितने भी ये भाजक हैं सबका हम गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 पंचे 180। तो 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम हमारा 180 आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि यह विधि से भी आपको पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता हुआ होगा तो अब आप एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा महत्तम समापवर्तक है, यानी कि HCF। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आइए हम पहले इसके बारे में जानते हैं। तो महत्तम समापवर्तक वह सार्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी 2 विधियाँ होती हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो आइए हम गुणनखंड विधि से देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक के रूप में व्यक्त करते हैं, और उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के लघुत्तम घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक होता है। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे 18 और 42 का महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करते हैं। तो 18 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 42 का जब करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 व 3 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, हम देख सकते हैं। तो इनका जो है हम गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 3 करने पे 6 आ जाएगा। अतः संख्या 18 व 42 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 6 होगा। उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड विधि से आपको HCF निकालने आ गया होगा। आइए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि भाग विधि से HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का है। तो भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्याओं में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, फिर बचे शेष से भाजक में भाग देते हैं। यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक शून्य शेष फल ना बच जाए, और फिर अंतिम विभाजक ही महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसके बारे में जानने से पहले आप लोगों से अनुरोध था कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए हम अब इसका एक उदाहरण से समझते हैं कि यह कैसे किया जाता है। तो हमारा संख्या है 72 तथा 126 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 72 छोटा है और 126 बड़ा है, तो हम छोटे से बड़े में भाग देंगे। तो 72 एकम 72 हो जाएगा, बचेगा हमारा 54। अब 54 से हम 72 में भाग देंगे, तो 54 एकम 54 हो जाएगा, बचेगा 18। अब 18 से हम 54 में भाग देंगे, तो 18 तियाँ 54, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। अतः 72 और 126 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हमारा 18 हो जाएगा। इसी तरह हम आसानी से भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक दोनों विधियों यानी कि गुणनखंड विधि और भाग विधि से सॉल्व करने आ गया होगा। तो आइए हम आगे के प्रश्नों को कुछ करके देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। तो आइए हम अपना एक्सरसाइज करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं के कितने विभाजक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 विभाजक। एक तो 1 होता है और दूसरा वह संख्या स्वयं होती है। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। तीसरा प्रश्न है, संख्याओं का सबसे बड़ा सर्वविभाजक कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। चौथा प्रश्न है, 2 से अधिक गुणज वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भाज्य संख्याएं। पांचवा प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 997। संख्या 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम जो है, LCM का पूर्ण रूप लिखिए। तो LCM का पूर्ण रूप सभी को पता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे क्लियर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।